यस, चलो अपन लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं टैक्स डिडक्शन एंड सोर्स। देखो टॉपिक में तो अपन लोग एंटर हो जाएंगे। सबसे पहले अपन लोग समझते हैं कि ये प्रोविजन की जरूरत क्यों है और टैक्स डिडक्शन एंड सोर्स मतलब टीडीएस का मतलब क्या रहता है। देखो आप लोगों के सामने एक डायग्राम दिए हुआ है। कैसा रहता मालूम है कि पहली बात दो चीजें थी। आप प्रीवियस ईयर में कमाते हैं और असेसमेंट ईयर में पे करते। सर इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अभी क्या हो रहा, अभी आपका कौन सा प्रीवियस ईयर खत्म हुआ, 2021 आपका प्रीवियस ईयर अभी खत्म हुआ, ठीक है। 2021 का रिटर्न ऑफ इनकम कब भरते आप बताओ तो 2021 खत्म होने के बाद में, मतलब 21-22 के अंदर। मतलब देखो इनकम टैक्स कैसा चल रहा मालूम है क्या, कि आप लोग कमा रहे प्रीवियस ईयर में, यू आर अर्निंग इन द प्रीवियस ईयर बट यू आर पेइंग द टैक्स एंड फाइलिंग द रिटर्न इन द सेम असेसमेंट ईयर। मतलब आप असेसमेंट ईयर देखो 2021 का असेसमेंट ईयर क्या रहता, 2021 का असेसमेंट ईयर क्या रहता श्रीहरि, 2021 का असेसमेंट ईयर इक्कीस रहता है बाईस 21-22। तो आप कमा रहे 2021 में, पैसा भर रहे 21-22। गेटिंग माय पॉइंट, पॉइंट नंबर 1 कि यहाँ पे आप एक साल खत्म होने के बाद में टैक्स की लायबिलिटी को सेटल आउट करते हैं बाय फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम, बाय पेइंग द सेल्फ असेसमेंट टैक्स अंडर सेक्शन 140। तो होता कैसा मालूम है क्या, कि जैसे मैंने 2021 को कमा लिया, 21-22 में मैंने सपोज रिटर्न ही नहीं भरा तो, टैक्स ही नहीं भरा तो, मैं देश छोड़ के भाग गया तो, मेरा कुछ अनहोनी अनुचित कुछ हो गया तो मेरे साथ में, मैंने टैक्स ही नहीं भरा तो एक्सचेकर जो कि सरकार है उसका तो नुकसान हो गया। मतलब कमा लिया 2021 में, बचा लिया 2021 में, 21-22 में तुम टैक्स भरने आए नहीं मेरे पास में, एक्सचेकर का तो नुकसान है। कहां से बनेगा रोड, कहां से बनेंगे ब्रिज, कहां से आएंगे रेलवे, एयरपोर्ट, कोरोना की वैक्सीन, ये सब चीजें सरकार को भी तो पैसा चाहिए ना। कि 2021 में तुम कमाएंगे 21-22 में तुम भाग गए तो, मर गए तो, देश छोड़ के चले गए तो, धंधा बंद हो गया तो, पैसा नहीं रहा तो, आप नुकसान में आ गए तो, घर में चोरी होगी तो सिंपल रीजन ऐसा है कि जब कमाए तब पैसा सरकार को मिल नहीं रहा, सरकार का तो नुकसान ही नुकसान है। 100 लोग कमाते होंगे उसमें से 20 लोगों की मानसिकता ऐसा है तो उनको पैसा ही नहीं भरने का। गेटिंग माय पॉइंट, कि बात ऐसी है कि जब कमाए तब भरना सरकार की इच्छा रहती है, उससे कलेक्शन में बहुत प्रभाव पड़ता है, कलेक्शन अच्छा हो। ये तो अगर फ्रीली अगर सरकार ने छोड़ दिया ना, एक साल कमाओ अगले साल भरो, आधा टैक्स कलेक्शन ही नहीं होगा। तो सरकार ने इसके लिए, इससे निपटारा करने के लिए क्या लाया मालूम है क्या है? सरकार ने इससे निपटारा करने के लिए प्रोविजन ऑफ जब कमाएंगे तभी भरेंगे, दैट इज नोन एज दी टीडीएस। जब कमाएंगे तभी भरेंगे, जितना कमाएंगे उतने पे ही भरेंगे। जब जब कमाएंगे तब तब टैक्स देंगे, जब जब कमाएंगे तब तब टैक्स भरना ही है आपको। तो कैसा, देखो एक पेयर है, पेयर यानी कौन, जो पैसा दे रहा है, पैसा काय के पेटे दे रहा, सपोज वो दे रहा है इनकम, सामने वाले को इनकम मिल रही, सपोज सामने वाले को इनकम मिल रही। एक है पेयर और एक है पे। पेयर यानी कौन, जो इनकम दे रहा, पे यानी कौन, जिसको इनकम मिल रही है। तो यहाँ से इनकम फ्लो रही यहाँ पे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने पेयर के यहाँ पे ऑडिट किया, ऑडिट के बदले ऑडिट की फीस ली। ऑडिट के फीस को हम लोग अक्सर प्रोफेशनल फीस बोला जाता है। प्रोफेशनल फीस के ऊपर अब कैसा टीडीएस का प्ले होता देखो, पेयर है, पेई है, पेयर ने पेई को इनकम दिया, सपोज इनकम दिया 1000 रुपए का, पेई को कितना इनकम दिया, 1000 रुपए का। तो टीडीएस का सेक्शन जब प्ले में आ गया, जब टीडीएस आ जाता है तो क्या होता है, टीडीएस क्या बोलता है, टीडीएस का ब्रीद वाक्य क्या है, मोटो क्या है, टीडीएस का विजन क्या है, मिशन क्या है, जब जब कमाएंगे तब तब हम भरते जाएंगे। फिर सर ज्यादा कम हो गया तो रिटर्न ऑफ इनकम में देखते बैठेंगे, अभी तो भर दो। तो पेयर ने पेई को इनकम दी है, इनकम का नाम प्रोफेशनल फीस है। प्रोफेशनल फीस क्यों है, कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट किया तो फीस मिला, फीस के ऊपर प्रोफेशनल फीस। टीडीएस क्या बोलता, कि बोले इसको 1000 रुपए मत दो, आप इसको सिर्फ 900 रुपए ही दो, और उसका 100 रुपए काट लो, 100 रुपए काट लो। क्यों काट लो, काट के क्या करो, 100 रुपए काट लो और उसके नाम से आप टैक्स जमा कर दो। गेटिंग माय पॉइंट, कि उसको कितना देना है, 900, उसके नाम से उसके पैन पे
₹100 का टैक्स जमा कर डालो उसके नाम पे, उसके पैन पे, मतलब एज गुड एज ये खुद का टैक्स खुद भर रहा है, ऐसा प्रोविजन। समझ में आ रहा है क्या? तो जो सोर्स ऑफ इनकम है, जो सोर्स क्या है यहाँ पे, पेयर इज योर सोर्स ऑफ इनकम, जहां से इनकम पैदा हो रही, सोर्स के ऊपर ही टैक्स काट के जमा कर देना, वही टीडीएस बोला जाता है। उसको ₹1000 देना थे ना, उसको ₹1000 देना थे ना, ₹1000 ही दे रहे हैं, ₹1000 ही दे रहे हैं। इसकी एंट्री क्या होगी मालूम है? बाय बाय क्या? प्रोफेशनल फी। प्रोफेशनल फी कितनी होंगी बताओ तो? प्रोफेशनल फी कितनी हुई मेरे बुक्स में डेबिट? 1000 टू बैंक। कितना पैसा जा रहा बैंक में से? 900 टू टीडीएस लाइबिलिटी बोलो, टीडीएस भर रहा मैं ₹100, मेरी टीडीएस की लाइबिलिटी पैदा हो। समझ में आ रहा क्या कि उसको ₹1000 देने के बदले 900 ही तो, ₹100 का उसका टैक्स जमा कर दो। सो इसको टैक्स डिडक्शन सोर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि सोर्स के ऊपर ही टैक्स कट जाता है, सोर्स के ऊपर ही टैक्स डिडक्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है कि सर ये और कौन सी इनकम पे होता? प्रोफेशनल फीस पे होता, इंटरेस्ट पे होता, कमीशन पे होता, लॉटरी पे होता है, स्पोर्ट्समैन को जो पैसा देते हैं उनको होता है, अंपायर को जो पैसा देते हैं उसके ऊपर होता है, एलआईसी के कमीशन एजेंट को कमीशन देते समय होता है, सब ब्रोकरेज पे होता है, अलग अलग टाइप के पेमेंट जो है, विड्रॉल्स जो है, उन पे सब पे होता है। बहुत सारी चीजें टीडीएस में कवर कर चुके हैं। टीडीएस का रेट स्पेसिफाइड है, जैसे प्रोफेशनल फीस देते समय 10% काट के देने का प्रोफेशनल को, तो ₹1000 देते समय ₹100 काट दो। पेयर को तो कितना 1000 ही देना है, सिर्फ 900 इधर देना है, 1000 इधर, ₹100 इधर देना है। समझ में आ रहा है क्या? बोलो, डायग्राम को ढंग से देखो और फिर मेरे को क्वेश्चन पूछो। सर बोलो। सर ये हमने अब तक वो सैलरी, प्रोफेशनल टैक्स है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस वो देखा, उसके एडिशन में है टीडीएस या उसका ही पार्ट है? उसके एडिशन में है। देखो, सुनो सुनो मतलब सुनो, कैसा हो रहा देखो। जैसा सैलरी में आप, जैसा सैलरी में आपने लोग क्या देखा था, इतना इतना बेसिक सैलरी रहता, फिर इतना डियरनेस अलाउंस रहता, फिर ये रहता, वो रहता, वो रहता, वो तो उसका खुद का इनकम निकालने के लिए है ना। यहाँ पे पेई की इनकम टैक्स रिटर्न की बात चालू है क्या, कि उसकी आईएफओएस से कितनी इनकम है, सैलरी से कितनी इनकम है? अरे वो उसकी रिटर्न के भरते समय देखते बैठेगा उसका पर्सनल इनकम टैक्स। यहाँ पे तो क्या चालू है कि पेयर उसको एक स्पेसिफिक अमाउंट दे रहा, तो उसने टैक्स काट लेना। पेई की टैक्स लायबिलिटी के बारे में कौन डिस्कस कर रहा हो, टैक्सेबल है नहीं है? उसको मैंने बोला कि यहाँ पे शेयरी कि पेयर पेई को दे रहा था, तो पेई की आईएफओएस की इनकम है, कि बीजीबीपी की इनकम है, कि सैलरी की इनकम है, कि कैपिटल गेन की इनकम है, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। मैं उसको ऑडिट के पैसे दे रहा, 10% पैसा काट के देने का है। तू तेरा मिलाते बैठ, पे खुद का रिटर्न भरते समय देखते बैठेगा क्या करना नहीं करना। तो दिस इज इन एडिशनल टू ऑल द प्रोविजंस व्हिच यू हैव ऑलरेडी रेड। गेटिंग माय पॉइंट? ये इसका पहले से कोई लेना देना नहीं है। तुम पेयर पे को एक स्पेसिफाइड अमाउंट पेमेंट दे रहा, कमीशन होगा, इंटरेस्ट होगा, सैलरी होगा, एनी फिक्स होगा, तो उसने टैक्स काट के दे देना, बस इतना ये टीडीएस है। कितना सिंपल है टीडीएस कि अगर आप स्पेसिफाइड पर्सन को स्पेसिफाइड अमाउंट के ऊपर अगर पेमेंट कर रहे, टैक्स काट के पेमेंट करने का, वो पर्सन फिर उसका क्या अचार डाले, पापड़ डाले, कुछ भी करे, उससे अपने कोई लेना देना नहीं। मैंने उसके नाम का टैक्स जमा कर देना सरकार के पास में। सरकार के पास में जब वो रिटर्न भरेगा फिर वो देखते बैठेगा क्या करना था। समझे कि श्रेयरी? यस सर। और किसको कोई क्वेश्चन? पैसा देते समय पैसा काट के देने का, काट के देने का, डिडक्ट करके देने का, स्पेसिफाइड अमाउंट के ऊपर अगर पैसा दे रहे होंगे तो। साक्षी समझे कि सिसोदिया? यस सर। ओके चलो, और किसको कोई डाउट? अंजलि भक्कड़ है क्या? हाँ सर समझा। चलो, अनुश्री बड़ेरा? यस सर समझा। ओके चलो, अब अपन ने ये तो समझ लिया कि पेमेंट करते समय काट के देने का, डिडक्ट करके देने का। अब पूरे आप चैप्टर, अब पूरे इसमें क्या देखने वाले आप आगे के 8-10 दिन में कि कितना पेमेंट होना,
किसको पेमेंट करना है वो देखना पड़ता कि स्पेसिफाइड इंडिविजुअल कौन है, कौन पैसा ले रहा, कितना पैसा ले रहा और क्या रेट में टीडीएस डिडक्ट करने का। 3 बातें ध्यान में रखना पड़ती। एक स्पेसिफाइड पेमेंट के ऊपर पेमेंट कर रहे तो टीडीएस काटना पड़ता, तो पेमेंट का अमाउंट क्या है, रेट कितना है, और तीसरी बात है व्यक्ति कौन है, वो इंस्टीट्यूशन कौन है, वो ऑर्गेनाइजेशन कौन है, वो इंडिविजुअल कौन है, वो पर्सन कौन है जो पेमेंट ले रहा है। हाँ, इनकम टैक्स में पर्सन की डेफिनेशन क्या है बताओ तो। गीता बोलो तो, पर्सन यानी कौन इनकम टॅक्स में बोलो तो। हॅलो सर. पर्सन म्हणजे कोण असते इन्कम टॅक्स मध्ये? मी म्हटलं या पर्सनला आपण पेमेंट करत आहे, पर्सन म्हणजे कोण इन्कम टॅक्स? पर्सन इंडिव्हिज्युअल बॉडी कॉर्पोरेट. फक्त 2? मी तर 7 ऐकले होते, 8 ऐकले होते काहीतरी. मतलब सब सारे जो पर्सन के डेफिनेशंस में आते हैं. तो उसमें कौन आता? इंडिविजुअल आता, एचयूएफ आता, एओपी आता, बीओआई आता, हाँ, एओपी, बॉडी कॉर्पोरेट, एओए. एनी अदर आर्टिफिशियल जुरिसडिक्शनल पर्सन, ये सब टाइप्स यहाँ पे देखो। हाँ, ये सब पर्सन्स. यस, वेरी गुड, थैंक यू। हिमांशु समझे क्या छगानी? यस सर। ओके चलो, वो दर्शन पाड़िया नहीं आ रहा है यार क्लास में, क्या प्रॉब्लम है? चलो ठीक, गोइंग अहेड। चलो, तो कैसा है, बाकी हर जगह कैसा होता है, जैसे सैलरी आपने कमाया, कैपिटल गेन आपने कमाया, जो साल कमाते वो साल टैक्स नहीं भरते ना, पर खुद होके कभी खुद वही साल टैक्स भरते थे क्या? नहीं। लेकिन जब सामने वाला आप लोगों का टीडीएस काटता है तो वो का वही साल काट लिया जाता है। प्रीवियस ईयर में जो प्रीवियस ईयर में आप पैसा दे रहे सामने वाले को, वही प्रीवियस ईयर में टैक्स डिडक्ट करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भी भर देना पड़ता है सामने वाले व्यक्ति के पैन के ऊपर। ठीक है, तो टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी, वेरी इंपॉर्टेंट, द टोटल इनकम ऑफ द एसएससी फॉर द प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। ये तो अपने को सभी लोगों को मालूम है कि आपने 20-21 में जो पैसा कमाया उसका पैसा आपको टैक्स कब भरना पड़ता है? 21-22 में। मेरे को एक बात बताओ, जैसे 20-21 आपने, चलो ये तो 20-21 प्रीवियस ईयर है तो सब लोगों को मालूम है। अच्छा, 20-21 का रिटर्न भरने की ड्यू डेट किसको मालूम है? रिटर्न कब भरना पड़ता बताओ तो, प्रीवियस ईयर में भरना पड़ता कि उसके अगले ईयर में भरना पड़ता? बोलो। बोलो, रिटर्न ऑफ इनकम समझते होंगे ना, जिसके अंदर सब लिखा जो करे था, क्या कमाया क्या गमाया। तो रिटर्न ऑफ इनकम कब भरना पड़ता उसका? वही साल में कि नेक्स्ट ईयर में? बोलो तो। हाँ साक्षी बोलो। सर असेसमेंट ईयर में। वेरी गुड, मतलब नेक्स्ट ईयर 20-21 का रिटर्न भरना पड़ेगा 21-22 के अंदर। जिस दिन रिटर्न भरेंगे उस दिन ही उसका टैक्स कैलकुलेट करके भी भर देंगे। बंसी कड़ी है क्या क्लास में? बंसी कड़ी है क्या? हाँ बंसी, समझा के क्या बोला था मैंने अभी? यस सर. ओके चलो। However, the income tax is recovered from the SSC in the previous year itself through TDS, TCS and payment of advance tax. ये जो 3 सेक्शन जो है, ये 3 चीजें जो अपन लोग देखने वाले हैं आने वाले 8 या 10 दिन के अंदर, ये क्या बोलते हैं? जब कमाया, जो प्रीवियस ईयर में आपने कमाया है वही प्रीवियस ईयर में उसका टैक्स भी भरना है। तो प्रीवियस ईयर में आपने इनकम अर्न करी और उसी प्रीवियस ईयर में आपने उसका टैक्स भी सरकार को दे दिया है, आपने या फिर आपको जो पैसा दे रहा है उससे। ये 3 चीजें हैं जिसके अंदर जो का तो जो साल का वही साल के अंदर हिसाब हो जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? वो ज्यादा हो जाएगा कम हो जाएगा वो अपन उसकी रिटर्न ऑफ इनकम में देखेंगे फिर कैसा होता तो। लेकिन जो साल आप पैसा कमा रहे, अगर स्पेसिफाइड पेमेंट स्पेसिफाइड पर्सन को स्पेसिफाइड अमाउंट के ऊपर अगर है तो पेयर को टैक्स भी जमा करना पड़ेगा। जैसे आपको कि सामने वाले ने 1000 रुपए दिए थे, 1000 रुपए का पेमेंट, तो सामने वाले को यहाँ पे बर्डन बढ़ रहा है पेयर के ऊपर? बताओ तो मेरे को, पेयर के ऊपर क्या बर्डन बढ़ रहा है? यहाँ पे उसको 100 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ रहे हैं सामने वाले को कि 100 रुपए का टीडीएस है बच्चे में इसका ही पेमेंट करने का? बोलो, पेयर के ऊपर बर्डन बढ़ रहा या कुछ बर्डन में फर्क नहीं आ रहा? बोलो, अमाउंट वाइज आई एम टॉकिंग। बर्डन आ रहा। काय का बर्डन आ रहा? 100 रुपए का बर्डन काय का आ रहा? सर वो पहले भरना पड़ता ना। मतलब
बर्डन आ रहा है नहीं, कैसा बर्डन, कैसा 1000 रुपए सर देना थे, वो 1000 रुपए देना थे, हाँ अभी भी 1000 ही दे रहे हैं, 900 इनको दे रहे महाशय को, और 100 रुपए का सरकार के पास में टीडीएस जमा कर दे रहे। पहले भी मेरे जेब से 1000 जाते थे, आज भी मेरे जेब से 1000 ही जा रहे हैं। सिर्फ बर्डन इतना है कि मेरे को टैक्स के टीडीएस का नंबर लेना पड़ेगा, टैन नंबर लेना पड़ेगा, सरकार का चालान भरना पड़ेंगे, एंड कंप्लायंस का बर्डन बढ़ेगा, बाकी कोई बर्डन नहीं बढ़ेगा। अच्छा, इससे सरकार को क्या फायदा हो रहा है बताओ तो, सरकार को क्या फायदा हो रहा है? सुशांत बोला, सरकार को क्या फायदा हो रहा? सर लॉस नहीं हो रहा उनका, फिर आगे जाकर अगर अगले साल में नहीं दे पाया। हाँ, सरकार को ऐसा है, जो पैसा तुमको साल भर बाद में मिलता भी था, नहीं भी मिलता था, वो 1 साल पहले मिल जा रहा, वो भी पक्के पक्के मिल जा रहा। सर सामने वाले ने अगर टीडीएस नहीं भरा तो इसमें इतने कड़क प्रोविजन है कि जो पेयर है ना, पेयर जो है ना, इसने अगर टीडीएस नहीं भरा तो सरकार ने सपोज इसको पकड़ लिया, जेल तक हो सकती है, जेल भी हो सकती है टीडीएस नहीं भरने के लिए। इतने स्ट्रिंजेंट प्रोविजन है। लेट भरेंगे तो 18% ब्याज है इसके अंदर, समझ में आ रहा है? जेल है, लेट फी है, बहुत स्ट्रिंजेंट प्रोविजन से पैसा नहीं भरने के लिए। ओके, गोइंग अहेड। ठीक है, ये तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का है, इतना मैटर अभी तक के अपना हुआ है। ठीक है, सिर्फ इतना मैटर अपना हुआ। ठीक है, अब अपन लोग 1-2 सेक्शन देखते हैं कि इसके अंदर कैसा रहता कार्यक्रम। ठीक है, अलग अलग सेक्शन आएंगे, सैलरी आएगा, ये आएगा, वो आएगा, देखते रहेंगे। आज सबसे इजी सेक्शन लेते जो एकदम सबसे कॉमन है, इंटरेस्ट का। ठीक, इंटरेस्ट का सेक्शन देखते। ठीक है, क्या हो रहा देखो, एक व्यक्ति, मतलब समझ लो आप यहाँ पे पेयर है, ठीक है, जो पेमेंट कर रहा, ये यहाँ पे है पे, जिसको पेमेंट मिल रहा है। पेमेंट देने वाला ये है, पेमेंट लेने वाला ये है। ऑफ कोर्स टीडीएस क्या बोल देता, जैसे अब मैं बात करूंगा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, सेक्शन 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी की बात चालू है कि जैसे पेयर एक कंपनी, ठीक है, पेयर क्या है बोले, एक कंपनी है, कंपनी के क्या है बोले, डिबेंचर्स है, कंपनी के डिबेंचर्स है बोले 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के डिबेंचर है, कंपनी के 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के डिबेंचर्स है। तो मेरे को बताओ पेयर क्या देगा, पे को बताओ तो डिबेंचर के ऊपर हर साल बोलो, इंटरेस्ट। एज सिंपल एज दैट की इंटरेस्ट देने वाला है। हाँ, तो बताओ टीडीएस का क्या खेल रहेगा इसमें, बताओ तो कौन समझाएगा मेरे को, टीडीएस क्या रहेगा फिर इसके अंदर, कैसा सेक्शन आएगा, कैसा क्या होगा, बताओ कौन एक्सप्लेन करेगा, बोलो। बताया मैंने आपको पूरा केस स्टडी के अंदर, जैसे प्रोफेशनल फीस का, वहां पे सिर्फ प्रोफेशनल फीस नहीं है, यहाँ पे ब्याज है। बताओ क्या होगा फिर, पेयर पे का क्या करेगा, बोलो, सोचो और बताओ। सर पे हरी, ये श्रीहरी रुको, आप रुको रुको, बाकी लोगों को भी है ना, भगवान ने दिया हुआ। हाँ बोलो, कौन बोलेगा? जब तक आंसर नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। हाँ, पूरा टैक्स हो गया, आपके 5 हेड हो गया, अब तो आपने आंसर करना ही चाहिए। बोलो कौन बोल रहा, तो बोलो। सर हिमांशु बोलो। सर पेयर जितना भी मतलब इंटरेस्ट का अमाउंट रहेगा उसमें से टीडीएस काट लेगा, बचे हुआ अमाउंट पेई को देगा, और जो टीडीएस का अमाउंट है वो गवर्नमेंट को देगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। पेयर पेई को ब्याज देगा, लेकिन वो ब्याज की इनकम में से जितना सेक्शन में बोला रहेगा उतना टीडीएस काट के बचा हुआ ब्याज पेई को देगा, और टीडीएस का अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जमा कर देगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट टैक्स एट टू एंड पेई को होना चाहिए। देखो, एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू अ रेसिडेंट, तो पेई कौन होना चाहिए, एनआरआई नहीं, पेई रेसिडेंट ही होना चाहिए। पेयर कौन होना चाहिए, एवरी पर्सन में कौन आ गया रे, एवरी पर्सन में वो 7-8 लोग सब आ गए, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एनी अदर आर्टिफिशियल जुरिसडिक्शन पर्सन एंड सो ऑन। ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है, हाँ
सिक्योरिटीज मतलब शेयर, डिवेंचर्स, बॉन्ड, वो सब आते हैं। शेयर पे तो चलो डिविडेंड रहता है तो इंटरेस्ट की बात नहीं थी, लेकिन वो बॉन्ड्स, डिवेंचर्स और वो ट्रेजरी बिल वगैरह वो सब इसके अंदर आने वाले हैं। समझ में आ रहा क्या? वो सब चीजें आएंगे। एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू अ रेसिडेंट एनी इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। और ब्याज और कितना परसेंट टीडीएस काटने का है आपको? 10% टीडीएस काटने का है। लेकिन अब यहाँ पे देखो हर जगह एक अमेंडमेंट आया हुआ है जिसको बोलते कोविड के कारण आया हुआ कोविड अमेंडमेंट। कोविड के अंदर क्या हो गया था, क्योंकि देखो पहले कैसा होता था कि सामने वाले को अगर आप 100 रुपए देने वाले हैं तो उसको कितना देते थे आप? 90 देते थे, और 10 रुपए का क्या करते थे आप? टीडीएस भर देते थे, तो उसके हाथ में 10 रुपए की इनकम कम रह जाती थी। तो लोगों के हाथों में इनकम बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या करा? कोविड पेंडेमिक में ये जो रेट है उसको सिर्फ 7.5 ही कर दिया था। ये 3/4 ही कर दिया था हर जगह, रेट हर रेट को 3/4 कर दिया हुआ है। मेरे समय में 10% पे सेक्शन पड़े हुआ है, लेकिन कोविड काल में, कोविड समय में 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक के सारे रेट को 75% कर दिया था, 3/4 कर दिया था, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड मोर डिस्पोजेबल इनकम इन द हैंड ऑफ द पब्लिक। गेटिंग माय पॉइंट? तो 7.5% टीडीएस आप लोगों को ध्यान में रखने का है। 7.5% कब से कब तक है? 14 मई से 31 मार्च 2021। कोरोना का अमेंडमेंट है, कोविड का अमेंडमेंट। बेनिफिट ऑफ लोअर और नील टीडीएस अंडर सेक्शन 197 इज अवेलेबल। सो ये सेक्शन 197 क्या है? 197 एक ऐसा सेक्शन है जहां पे आप लोगों को फॉर्म 15G और 15H सबमिट करके बताना पड़ता कि भाई साहब हमारी कोई भी दूसरी इनकम नहीं है, हमारी जो इनकम है वो बिलो टैक्सेबल लिमिट है। टैक्सेबल लिमिट कितनी है बताओ? बोलो, टैक्सेबल की बेसिक लिमिट कितनी है बताओ, जहां तक ये टैक्स नहीं लगता? 2.5 लाख। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो 15G 15H करके एक फॉर्म रहता है जो आप लोगों को कंपनी में सबमिट करना पड़ेगा, मतलब पेयर को, जो फिर अगर आपने वो फॉर्म दे दिया तो फिर आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। ये कॉमन है हर जगह। 15G 15H, 15G इज फॉर बिलो सीनियर सिटीजन, 15H इज फॉर सीनियर सिटीजन। जो ऐसे व्यक्ति रहते हैं जिनकी 2.5 लाख से कम इनकम है, जिनकी 2.5 लाख से कम इनकम है, उनका टीडीएस भी काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड दी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ऑफ 2,50,000। तुमको वैसे भी टैक्स नहीं है। क्लास की बात यह है कि 10% टीडीएस काटना था, लेकिन 14 मई से 31 मार्च तक के 7.5% काटना है। ठीक है क्या? अब काटना पड़ता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट, व्हिचएवर इज अर्लियर। क्रेडिट है ना, सिर्फ एंट्री कर दो तो भी टीडीएस काटना पड़ता, पेमेंट कर दिया फिर तो काटना ही पड़ेगा। मतलब आप एंट्री कर रहे या पेमेंट कर रहे, इसमें जो भी पहले होगा तब आप लोग को टीडीएस काट के जमा करना पड़ेगा। ठीक है? किसको कोई डाउट यहाँ पे? बोलो, कोई डाउट है क्या? मैं वेट कर रहा, पूछो, आप कुछ डाउट होगा तो पूछो। सर बोलो। 31 मार्च 2021 के बाद की कोई भी डेट पे 10% रहेगा? यस, 14 मई से क्या हो गया था, कोरोना में बहुत सारा नुकसान हो गया था, तो 14 मई से 31 मार्च तक के लोगों के हाथ में काम धंधा नहीं था, तो बोले यहाँ पे लोगों के हाथ में पैसा बढ़ाने के लिए, इकोनॉमी को बूस्टर डोज देने के लिए 14 मई से 31 मार्च तक की टीडीएस के रेट 75% ही कर दिए थे ओरिजिनल के। तो 14 मई के पहले कितना था? 10%। 14 मई के पहले 10% पे टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता था, 31 मार्च के बाद में 10% पे ही करना पड़ता है। सीधे बीच में की पीरियड में, क्योंकि लॉकडाउन था, लोगों के हाथों में पैसा नहीं था, इसके लिए था। 14 मई के पहले भी 10% था, 31 मार्च के बाद में भी 10% ही रहने वाला है आगे भी कोई भी साल। तो आज कितना है बोले, अगर आज आप इंटरेस्ट दे रहे तो भी आप लोगों को 10% ही करना पड़ेगा। चलो, और चलो अब किसको किसको ये एप्लीकेबल नहीं, बहुत सही लंबी लिस्ट है, इतनी लंबी लिस्ट है कि ये सेक्शन पे इंपॉर्टेंस से बहुत कम हो गया है। इंटरेस्ट पेएबल ऑन एनी सिक्योरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कोई बॉन्ड होंगे तो उसके ऊपर टीडीएस काटना नहीं है, मालूम है। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को खुद को टीडीएस काटना जानता था, इसके लिए उन्होंने खुद को एग्जाम करा लिया। इंटरेस्ट पेएबल अप टू 10,000 ऑन 8% टैक्स सेविंग बॉन्ड 2003 के। इंटरेस्ट पेएबल अप टू 10,000 ऑन 7.75% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेविंग बॉन्ड 2018
के इंटरेस्ट पेएबल ऑन पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड 54 इसी कैपिटल गेन बॉन्ड एंड इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड 54 इसी कैपिटल गेन बॉन्ड। आपने कैपिटल गेन में पढ़ा होगा कि अगर आपको कैपिटल गेन होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपको होता है, और अगर आप रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन या फिर आईआरएफसी के बॉन्ड में अगर पैसा डाल देते हैं तो उतना टू द एक्सटेंट कैपिटल गेन आपका माफ हो जाता है। तो जो बॉन्ड लेते थे अपन वहां पे उसका इंटरेस्ट के ऊपर भी टीडीएस नहीं है। इंटरेस्ट पेएबल टू अ रेसिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ ऑन लिस्टेड और अनलिस्टेड डिबेंचर्स ऑफ वाइडली हेल्ड कंपनी बाय अकाउंट पे चेक ऑफ एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 5,000। मतलब क्या, अगर पेई इंडिविजुअल एचयूएफ है, डिबेंचर का अगर उसको ब्याज अकाउंट पे चेक से दे रहे होंगे 5,000 के नीचे अगर ब्याज है तो भी टीडीएस नहीं लगेगा। मेरे को एक बात बताओ, वाइडली हेल्ड कंपनी मतलब कौन सी रहती बताओ तो? वाइडली हेल्ड और क्लोजली हेल्ड। वाइडली मतलब बोलो तो, वाइडली हेल्ड कंपनी मतलब पब्लिक लिमिटेड, यस, और क्लोजली हेल्ड मतलब प्राइवेट लिमिटेड। यस, और क्या, वाइडली मतलब बहुत लोग, क्लोजली मतलब कम लोग। इंटरेस्ट पेएबल ऑन सिक्योरिटीज टू एलआईसी, जीआईसी, सब्सिडीज ऑफ जीआईसी और एनी अदर। जीआईसी इज जनरल इंश्योरेंस कंपनी, एलआईसी इज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। जीआईसी की सब्सिडरी बताओ कौन सी है भारत में? जीआईसी की सब्सिडरी कौन सी है बताओ, बोलो किसको मालूम है? जीआईसी की एक सब्सिडरी है भारत में, बताओ। यस एनीबॉडी? जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस उसकी सब्सिडरी है। एलआईसी की सब्सिडरी एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है। चलो, सब्सिडरी कब बनती? 50% से ज्यादा स्टेक का। इंटरेस्ट पेएबल ऑन सिक्योरिटीज इशूड बाय द कंपनी व्हेन सच सिक्योरिटीज डीमैट फॉर्म एंड इज लिस्टेड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। मतलब कोई डीमैट अकाउंट में डिबेंचर्स लेके रख, जैसे शेयर डीमैट में आते हैं वैसे आजकल डिबेंचर्स और बॉन्ड भी डीमैट में आ जाते हैं, म्यूचुअल फंड भी डीमैट में आ जाते हैं। उसके ऊपर अगर आपको इंटरेस्ट दे रहे होंगे तो भी आपको उसके अंदर, क्योंकि लिस्टेड है, क्योंकि डिमैटेरियलाइज फॉर्म में है, तो अब आपको उसके ऊपर टीडीएस काटना नहीं है। एक खास बात क्या बताओगे, बताओ तो? क्यों मैं बोलता है सेक्शन का इंपॉर्टेंस कम हो गया, बताओ तो, बोलो तो। ये एनीबॉडी? क्योंकि सारी सिक्योरिटीज डीमैट फॉर्म में रखना कंपलसरी हो गया है। फिजिकल फॉर्म में सिक्योरिटीज रखना अलाउड नहीं है फ्रॉम 2018। तो अब सारी जो भी सिक्योरिटीज डीमैट फॉर्म में है उनके ऊपर नो टीडीएस। जो भी डीमैट फॉर्म में सिक्योरिटीज है, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, एनीथिंग, शेयर पे तो वैसे भी इंटरेस्ट नहीं रहता, डिबेंचर बॉन्ड भी अगर डीमैट फॉर्म में है तो उनके ऊपर भी टीडीएस काटना नहीं है। सरकार के बॉन्ड है तो भी टैक्स नहीं, और आपके लिस्टेड कंपनी के डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में बॉन्ड होंगे तो भी उसके ऊपर टैक्स रहने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? किसको कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है किसको? डाउट होगा तो पूछो, बोलो। कोई डाउट है क्या? देने वाला कौन है? एनी पर्सन। देने वाला कौन है? रेसिडेंट पर्सन। अगर उसको पैसा दे रहे ब्याज के रूप में, ब्याज ऑन सिक्योरिटीज, तो टीडीएस काट के देना पड़ेगा। रेट था 10%, कोविड काल में वो हो गया था 7.5%। चलो, कोई डाउट है क्या? अरे बोलो जल्दी तो मैं आगे बढ़ता। नहीं सर। समझा। अब 194 ये हो गया 193। अब अपन लोग देखेंगे 194। सर ऐसे कितने सेक्शन है? करीबन 50-60 सेक्शन है ऐसे, ठीक है सर। कितना टाइम लगता? 8 दिन में हो जाएंगे, शांति रहो। चलो, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। अब मेरे को एक बात बताओ, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज मतलब कौन सी चीज आती होंगी इसके अंदर? पहली बात, कौन से चीज के इंटरेस्ट की बात कर रहे हो अभी? इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज में मैंने क्या देखा? बॉन्ड्स और डिबेंचर्स आते होंगे। फिर इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी मतलब कौन सा ब्याज होगा ये बोलो तो मेरे को, और काय के ऊपर ब्याज मिलता? बोलो। लोन। लोन पे ब्याज मिलता? डिपॉजिट। हाँ, मतलब आपने किसी को पैसा दिया होगा तो, जैसे अकोला में बहुत चलता है ना, हुंडा चिट्ठी करके एक व्यवहार चलता है अकोला। जैसे हम यहाँ पे लिख देते कि हमने आपको इतना इतना पैसा दिया है, हम जब चाहेंगे आपसे वापस ले लेंगे, ऐसा वैसा, वो सब चिट्ठी में लिखा रहता। तो उसके ऊपर जो ब्याज रहता, अब ये हुंडा चिट्ठी जो है मतलब एक सादे कागज के ऊपर अपन अपने लोगों को दे देते कि जाओ 10 लाख रुपए लेके जाओ, एक कागज के ऊपर लिख के दे दो कि हमने आपसे 10 लाख रुपए लिए, ठीक है। तो बात ऐसी है कि उसके अंदर सिर्फ उतना उतना देखना पड़ता आपको। तो हुंडा चिट्ठी का व्यवहार हो गया, उसके ऊपर इंटरेस्ट रहता, बैंक में इंटरेस्ट रहता। समझ में आ रहा ना? इंटरेस्ट रहता ना बैंक में। कहाँ इंटरेस्ट मिलता? एफडी पे,
सेविंग बैंक पे इंटरेस्ट मिलता, एफडी पे मिलता, आरडी पे मिलता, अलग अलग जगह से इंटरेस्ट मिल सकता है आपको। समझ में आ रहा है कि तो ये सब चीजें यहाँ पे कवर होने वाली है। जैसे पार्टनर को भी तो इंटरेस्ट मिलता है ना, पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलता है ना फॉर्म में से, उनके कैपिटल के ऊपर 12% के अंदर रहना चाहिए। आपको मालूम है पार्टनरशिप में क्लॉज है 12% तक के पार्टनर्स को कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दे सकते हैं, ये सब बातें उसके अंदर पार्टनरशिप में वो इंटरेस्ट मिलता। समझ में आ रहा। फिर उसके बाद में मैंने आपको बताई है जो अपने यहाँ पे जो हुंडा चिट्ठी चलती जहाँ पे को कागज के ऊपर लिख देते इतना इतना पैसा है, उसके ऊपर इंटरेस्ट रहता। बैंक में इंटरेस्ट रहता है, एफडी पे, सेविंग पे, आरडी पे, वो वाला इंटरेस्ट अभी तक कवर नहीं किया अपन ने। पोस्ट ऑफिस में जो आप डिपॉजिट रखते उसके ऊपर इंटरेस्ट रहता। समझ में आ रहा है कि तो अलग अलग इंस्टीट्यूशन जैसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से वहां पे भी इंटरेस्ट का होता लेन देन, जो भी लोन का चीज है। तो बात ऐसी है, अभी बहुत सारे इंटरेस्ट है जो अपन ने कवर नहीं किया हुआ है, जो डिबेंचर्स के लिस्ट में नहीं आता, बॉन्ड्स के लिस्ट में नहीं आता। समझ में आ रहा है कि वो सब अपन लोगों को देखना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? ओके। तो पहली बात यहाँ पे कि ये जो सेक्शन है, अब इसके अंदर जो अपन लोग देखने वाले हैं वो इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इज ऑलरेडी कवर्ड अंडर सेक्शन 193। जो यहाँ पे कवर हो गया यहाँ पे कवर नहीं होगा। वैसे ही रंग, हाँ, जो चीज पहले इसमें कवर हो गई वो अगेन यहाँ पे कवर नहीं होने वाली थी। यहाँ पे कभी भी मैं डिबेंचर इंटरेस्ट की बात नहीं करूंगा, बॉन्ड पे दिए जाने वाले इंटरेस्ट की, लिए जाने वाले इंटरेस्ट की बात नहीं करने वाला हूँ। समझ में आ रहा क्या? वो सब लोगों की मैं बात करने वाला नहीं। अपन लोग क्या करेंगे, हर सेक्शन के अंदर अपन लोगों को क्या देखने का इंपॉर्टेंट चीज है कि पेयर कौन है, पेई कौन है, कितना अमाउंट है और कितना रेट। पेयर, पेई, अमाउंट और रेट। ठीक है, पेयर कौन? पहले देखते हैं अपन लोग पेयर कौन। पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू बी डिडक्ट टैक्स यानी कौन रहता है? आपकी आम भाषा में मैं क्या बोलता हूँ उसको? पेयर, जो पैसा दे रहा। ठीक है, पेई यानी क्या? जो पैसा ले रहा। जो पेयर है उसको टीडीएस डिडक्ट करके पैसा देना पड़ेगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या दे रहा वो? पेयर इज गिविंग पेई इंटरेस्ट। इंटरेस्ट देते समय टीडीएस डिडक्ट करके देना पड़ेगा। पेयर कौन है? ऑल एसएससी अदर देन इंडिविजुअल एंड एचएफ पेइंग इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी टू रेसिडेंट पर्सन। ये बीच में का नोट अभी का रहने दो, ये नोट ही रहने दो पूरा की पूरा। क्या बोल रहा मैं? ऑल केस, ऑल एसएससी अदर देन इंडिविजुअल एंड एचएफ। इंडिविजुअल एचएफ को छोड़ के कौन आएगा? फर्म, कंपनी वगैरह वो सब आएंगे। ठीक है, एओपी, वीओआई वो सब चीजें आएंगे। आर्टिफिशियल जुरिसडिक्शन पर्सन वो सब चीजें आएंगे। इंडिविजुअल एचएफ छोड़ के कोई भी व्यक्ति अगर किसी रेसिडेंट पर्सन को ब्याज अगर दे रहा है तो इतना पढ़ो और मीटिंग को लगे रिजॉइन करो। सर इंडिविजुअल को तो शेयर लेता मैं, मीटिंग को रिजॉइन करो।